सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आज सुनी नेहा शर्मा के स्वर में उन्हीं की लिखी गीतों भरी कहानी खिड़की। नया घर बदलते ही रवि ने पहले ही सोच लिया कि काम के लिए उसे बीच वाला कमरा चाहिए जिसमें खिड़की पूरी खुलती है। वो कमरा ही उसे अपनी तरह लगा। खिड़की खोलते ही एक छोटी सी बालकनी जिसमें सामने पार्क दिखता। वैसे तो दोपहर होने वाली थी, पर पार्क में अब भी चहल पहल थी और कमरे में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दूर दूर तक बस हरियाली ही नजर आ रही थी। अगर सामने वाला मकान ना होता तो और भी अच्छा होता, पर वो भी इतनी दूरी पर था कि खास फर्क नहीं पड़ता। पहले वाले घर से तो काफी अच्छा है। वहां तो खिड़की खोलना ही मुश्किल था। रोड के किनारे होने के कारण धूल और शोर से बचना नामुमकिन था, पर यहाँ अभी से सुकून लग रहा था। यहाँ दिमाग भी खूब चलेगा और लिखाई भी अच्छी होगी। रोज सुबह कमरे की खिड़की खोलकर रवि काम करने बैठ जाता तो खाना पीना सब भूल जाता। कभी कभी कहीं विचार थमते भी तो बाहर देखते ही जैसे हरियाली उसे फिर नए विचारों से भर देती। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। उस दिन भी वो खिड़की के पास बैठा अपने विचारों को लैपटॉप में उतार रहा था। अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। नजर उठाकर देखा तो लगा सामने कोई था जो उसे देखते ही इतनी तेजी से वहां से चला गया कि एक बार को रवि को लगा कहीं उसका वहम तो नहीं था। इसी सोच में डूबा वो काफी देर तक उस खिड़की को देखता रहा, पर अब वो खिड़की पहले की तरह खाली थी। उस दिन कई कई बार लगा जैसे कोई उसे छुप कर देख रहा है, पर कोई नजर ही नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में काम भी ठीक से नहीं हो पाया
अगले दिन ही प्रकाशक के साथ मीटिंग थी, पर उनके लायक काम तो हो चुका था। मीटिंग से लौटकर जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सामने वाले घर की खिड़की पर कोई बैठा दिखा। नजर वहीं टिक गई। पता नहीं क्या सोचकर वो धीमे कदमों से अपनी खिड़की की ओर बढ़ गया। आज वो भी छुपकर देखने वाले को देखना चाहता था। उस खिड़की पर एक लड़की बैठी हुई थी, इत्मीनान से। शायद कुछ बोल रही थी, नहीं, कोई गीत गा रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई गीत गाती जा रही थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। रवि एकटक उसे देख रहा था और चेहरे पर मुस्कान आ गई। गीत के बोल सुनने के लालच में पता ही नहीं चला कि वो कब गैलरी तक आ गया। अचानक उस लड़की ने रवि को देखा और गायब, फिर नजर ही नहीं आई। बस फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। वो तो कभी कभार ही दिखती, पर एक जोड़ी नजर हमेशा रवि महसूस करता। वैसे वो कई सालों से अकेला ही रहता आया था और उसे घर की याद भी कम ही सताती थी। लेकिन अब उसे लगता जैसे कोई हर पल साथ है। अपनी खिड़की पर खड़े होकर वो कई बार उस ओर देख लेता, कभी कभी मुस्कुरा देता और घूर कर उस ओर ऐसे देखता जैसे उसे कोई नजर आ गया हो। और ऐसा करते ही खिड़की का पर्दा जोर से हिलता, जैसे कोई वहां से तेजी से भागा हो। ये देख उसे हंसी आ जाती। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। एक शाम पार्क में उसकी मुलाकात भी हो गई। वैसे रवि ने पहले तो पहचाना ही नहीं था, लेकिन उस लड़की के चेहरे की घबराहट से अंदाजा लग गया। वो अपनी किसी सहेली के साथ वहां आई थी। पहली बार रवि ने उसे अच्छी तरह देखा था। उसने तो शायद कई बार देखा होगा। रवि ने आव देखा ना ताव, सीधे पहुंच गया उनके पास। रवि को देखते ही उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। पता नहीं क्यों डरती है ये मुझसे, सोचते हुए रवि मुस्कुराकर बोल उठा, हाय, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ कोई अच्छा कपड़े धोने वाला है? मुझे खुद 2 दिन हुआ यहाँ आए। संध्या, तुम्हें पता है? उसकी सहेली ने ही बोला। संध्या जी, आप मेरी मदद कर दें तो। रवि ने मुस्कुराकर संध्या की ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, जरूरत नहीं पड़ती मुझे। किसी तरह संध्या ने इतना कहा, वो भी इस तरह जैसे अपनी सहेली को ही बता रही हो। अब इसे नहीं पता तो
कोई बात नहीं, मुझे पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। वैसे मेरा नाम रवि है, उस बिल्डिंग में रहता हूँ। रवि ने हाथ के इशारे से अपनी बिल्डिंग दिखाते हुए कहा। और आप दोनों? हम पार्क के बगल वाली बिल्डिंग में। मेरा नाम रमा है और ये संध्या जी, आपने बताया था अभी। कहते हुए रवि की नजर संध्या की ओर थी। अपना नाम सुनकर एक पल के लिए संध्या की नजर ऊपर उठी और फिर पहले की तरह वो अपने पैरों की ओर देखने लगी। साथ ही अपनी सहेली से बोली, चल देर हो रही है। ये कहते हुए वो रमा को खींचते हुए ही ले गई वहां से और उसे डांट भी रही थी। रवि उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। घर आकर रवि बस संध्या के बारे में ही सोचता रहा। संध्या का घबराया हुआ सफेद चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कितनी अलग है वो बाकी लड़कियों से। बाकी लड़कियों की क्या बात, उसकी सहेली रमा ही उससे कितनी अलग है। फिर संध्या क्यों घबरा गई? अब मैं इतना डरावना भी नहीं दिखता और मैंने तो इस तरह कोई बात भी नहीं की थी। ये याद आते ही अचानक उसे हंसी आ गई। खुलकर हंसा वो। भाई अच्छा ख्याल आया था, वरना क्या पता करता, क्या बात करता। लड़कियां सब भांप लेती हैं। शायद उसे भी पता चल गया होगा कि मैं सिर्फ बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। पर वो तो मुझे दिन भर देखती है, मैं इतना भी नहीं कर सकता। कब बात करेगी ये संध्या मुझसे? बात करेगी भी या नहीं पता नहीं। वो आम लड़कियों जैसी है भी तो नहीं। शायद इसलिए ही उसकी घबराहट भी अच्छी लगती है। और वो भी एक बार ही तो उठी थी उसकी वो नजर। मुस्कुराकर रवि बिस्तर पर लेट गया और गाने लगा। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं। हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी। जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौखी। जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से। हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। अब तो जैसे एक सिलसिला सा बन चुका था। रवि उस खिड़की की ओर देखता और उसे लगता कि संध्या वहीं कहीं खड़ी होकर गुनगुना रही होगी और छुप छुप कर उसे देख रही होगी। उस शाम रवि थोड़ा अनमना सा था।
बुरी यादें किसी न किसी रूप में सामने आ ही खड़ी होती हैं। अलका ने पहले ही उसे नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा था और आज उस नए प्रकाशक के सामने इस तरह से रवि को ताने दे रही थी जैसे उसने खुद बहुत रचनाएं की हों। न चाहते हुए भी रवि का बेचैन मन उसे उन कड़वी यादों की गलियों में ले गया था। आखिर क्या कमी थी उसके प्यार में? अलका को वो दिलो जान से चाहता था, उसकी हर मुस्कान पर जान लुटाने को तैयार रहता था। अलका के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उसने रात दिन एक करके 101 गजलों का संग्रह तैयार किया, सिर्फ उसके लिए। उन गजलों में हर बहर, हर काफिया, हर अशआर उसके दिल से निकले थे। ये 101 गजलों का खजाना मेरे अब तक के जीवन की सबसे खास रचना है। इन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है अलका। इसे बहुत संभाल कर रखना, ये बस हमारे बीच ही रहेंगी। गजलों की वो डायरी अलका को थमाते हुए रवि की आंखें छलक आई थीं। एक रचयिता ही समझ सकता है कि उसे अपनी हर रचना से कितना लगाव होता है। अलका ने भी उसी खुशी के साथ उस डायरी को थाम लिया था। 2 दिनों में ही उन्हें पढ़कर अलका ने अपनी खुशी भी जाहिर की, साथ ही एक नाराजगी भी साथ ले आई थी। रवि, ये सारी गजलें बेहतरीन हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं। ये तो उनके साथ नाइंसाफी है। अलका, ये तुम्हारे लिए हैं, खास तुम्हारे लिए। तुमने इन्हें पढ़ा, सराहा और मैं उम्मीद करता हूं कि जिंदगी भर ये तुम्हारे साथ रहेंगी। इन्हें और इस नाचीज शायर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रवि मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ, तो अगर आप हमें इजाजत दें तो हम भी कुछ अर्ज करें। इजाजत? मोहतरमा, बंदा तो आपकी आवाज में झिड़की सुनकर भी खुश हो जाए। आप बिल्कुल अर्ज करें। तो जनाब, बात यह है कि आपकी मोहतरमा 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही है। हाय, मतलब दीदारे हुस्न के लिए इंतजारे सप्ताह करना होगा। भाई कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कोई बात नहीं मोहतरमा, इश्क में दिलबर का इंतजार करते हुए आहें भरने का भी अपना ही अलग सुकून है। ये कहकर रवि गुनगुनाने लगा, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम आप अपनी लाश लिए। यही जुनूं, यही वहशत हो, यही जुनूं, यही वहशत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। न देंगे हम तुझे इल्जाम बेवफाई का, मगर गिला तो करेंगे तेरी जुदाई का। तेरे खिलाफ शिकायत हो, तेरे खिलाफ शिकायत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये जिंदगी तेरे कदमों में डाल जाएंगे, तुझी को तेरी अमानत संभाल जाएंगे।
करे के कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। वाह रवि, यहाँ मैं गई भी नहीं और तुम मेरे इंतजार को कयामत से भी लंबा बना रहे हो। अलका को बिगड़ते देख रवि ठहाका लगाकर बोल पड़ा। तौबा तौबा अलका, तुम्हारी झिड़कियों की ऐसी आदत पड़ी है कि खिड़कियां खोलना भूल जाएं, लेकिन झिड़कियों के बिना तो खाना भी नहीं पचता। आप कहें तो ये नाचीज भी साथ हो ले। कोई जरूरत नहीं है, आप रहें यहाँ अपनी खिड़कियों के साथ, आपके लिए दिल्ली दूर है। अलका ने इस अंदाज में ये बात कही कि दोनों ठहाके लगा उठे। हफ्ते भर बाद अलका लौटी तो अकेली नहीं थी, उसके साथ आई थी रवि और अलका के रिश्ते में पड़ने वाली दरार। रवि ने उस रोज सुबह एक बहुत डरावना सपना देखा था और अब तक उससे उबर भी नहीं पाया था। तभी अचानक बेल बजी। अलका को सामने देख रवि को जैसे एक सुकून मिला। उस बुरे सपने से घबराया हुआ रवि अलका के गले लग गया, पर अलका का ध्यान कहीं और था। वो उसे खुद से दूर हटाते हुए बोली, एक ही हफ्ते में इतना मिस कर लिया मुझे? रवि हल्के से मुस्कुरा दिया। वो अलका के उत्साह को अपने सपने की बातों से कम नहीं करना चाहता था। अलका उसके दुगने उत्साह के साथ बोली, वैसे मैं सारी बात बता दूं तो इससे भी ज्यादा जोर से गले लगा लोगे। कहते हुए अलका ने अपने बैग से एक किताब निकाली। सरप्राइज! देखिए जनाब, ये क्या है? रवि ने आश्चर्य से उस किताब को देखा और हैरानी से अलका का मुंह देखकर बोला, तुम शायरी करती हो? कभी बताया नहीं ये किताब अचानक? हम भी छुपे रुस्तम हैं, पढ़ो तो सही। अलका ने किताब रवि को थमा दी। किताब के ऊपर अलका का नाम देख रवि हैरान रह गया। अलका और शायरी? ये सोचते हुए किताब खोलते ही रवि का माथा सन्न रह गया। वो तेजी से सारे पन्ने पलटता चला गया। अलका, ये सब क्या है? अब इतना भी मत बनो रवि, तुम तो कहते थे कि तुम अपना लिखा सालों बाद भी पहचान लोगे, एक हफ्ते में ही भूल गए। मैं नहीं, भूल तो तुम गई। मैंने तुम्हें कहा था कि ये गजलें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं और ये हमारे बीच ही रहेंगी। तुमने मेरी बात इतनी आसानी से भुला दी। तुम्हें इस बात का अफसोस है ना कि मैंने किताब अपने नाम से छपवा ली? तो तुम्हें बता दूं रवि कि तुमने ही कहा था कि तुम्हें अपने नाम से अपनी रचनाएं कभी नहीं छपवानी है। और वैसे भी ये 101 गजलें तुमने मुझे गिफ्ट की थी। शुक्र है कि तुम्हें ये तो याद है कि एक तोहफा था, बहुत खास तोहफा, जिसे तुमने बाजार में नीलाम कर दिया। ओफो रवि, हम बच्चे नहीं है कि एक एक खिलौने के लिए रोते रहें। मेरे जन्मदिन पर पायल ने मुझे मेकअप किट दी थी, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे रति को गिफ्ट कर दिया। इसी तरह जो चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें दूसरों को तोहफे में दे देते हैं। ओह, मैं ये कैसे भूल गया कि मुझे कोई इस्तेमाल के लायक चीज तोहफे में देनी थी। मामूली शब्दों का तोहफा तुम्हारे किस काम का? रवि, मैं ये नहीं कह रही, तुम्हारा तोहफा बहुत खास है, लेकिन मैं इसे सिर्फ हमारे बीच नहीं रखना चाहती, इसे सबको दिखाना चाहती हूँ। बस इसलिए मैंने दिल्ली जाकर इसे किताब में डाल दिया। ये तो सोचो कि इससे हमें कितना फायदा होगा। जानते हो, उस प्रकाशक ने तो इन्हें पढ़ते ही एक बड़ी रकम ऑफर की है, और किताबें बिकने के बाद और भी। तुम्हारी नजर में प्यार, अपनेपन और सपनों की भी कोई कीमत है, या उनके भी खरीदार मिलते हैं? तुम समझ भी पा रही हो कि तुमने मेरी भावनाओं का सौदा किया है। ये कोई आम तोहफा नहीं है, ये मेरे सबसे कीमती जज्बात हैं जो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपे थे। इस सोच से बाहर आ चुका आज रवि न जाने कब खुद भी उसी तरह रोने लगा था। उसे तो लगा था कि वो इस कड़वे घूंट को पीकर पचा भी चुका है, लेकिन आज उसे ये एहसास हुआ कि एक ऐसा घाव है जो कभी भी हरा हो सकता है। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ।
सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ, भूली हुई यादों। रवि इस कदर रो रहा था कि दूसरी खिड़की से संध्या अपना छुपना छुपाना भूलकर बाहर आ चुकी थी। जैसे ही रवि की नजर संध्या से मिली, उसके आंसू और तेजी से बह निकले और वो उस ओर देखे बगैर ही अंदर चला गया। रवि का ये रूप संध्या ने पहले कभी नहीं देखा था। संध्या एकटक दूसरी खिड़की की ओर देखती खड़ी रही। संध्या ये तो जानती थी कि रवि यूं ही चुहल करता है, लेकिन दिल का साफ इंसान है और इस तरह के लोगों से उसकी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। एक बात जो रवि की उसे अच्छी लगती थी वो ये कि रवि अपनी सीमाएं जानता था और उसकी सीमाओं की कद्र करता था। यूं एक तरह से रवि और संध्या के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो पड़ोसी से ज्यादा था, लेकिन दोस्ती का नाम भी नहीं पा सकता था। शायद यही वो एहसास था जिसने रवि को इस कदर परेशान देखने के बाद संध्या को शांत न बैठने दिया। रवि तो खिड़की छोड़ घर के अंदर जा चुका था, लेकिन संध्या को चैन ही नहीं था। 3 चक्कर तो उसने खिड़की के लगा लिए। एक मन तो ये भी हुआ कि यहीं से आवाज लगाकर पूछ ले, पर अब तक सीधे बात तो उसने कभी की ही नहीं थी, तो ये विचार बड़ा ही अजीब सा लगा। वहीं के वहीं खारिज भी हो गया। जो बात मन से नहीं जा रही थी वो ये कि आखिर रोज हंसते खेलते शैतानी करते रहने वाले रवि को आज अचानक इतने बड़े दुख ने कैसे घेरा। वो तो अकेला रहता है, कहीं तबीयत खराब हो गई तो? किसी को कुछ पता ही नहीं है अब क्या होगा। इस तरह के न जाने कितने ख्याल संध्या को परेशान करने लगे थे। आखिर उससे रहा नहीं गया। इस उधेड़बुन में उसने एक निर्णय लिया। घर का दरवाजा बंद कर वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रोते रोते सो चुके रवि की आंख खुली तो डॉक्टर उसके पास खड़े थे और उसकी तबीयत का हाल किसी से कह रहे थे। रवि ने उस दूसरे व्यक्ति को देखना चाहा, लेकिन आंखें इतनी भारी हो चुकी थीं कि ठीक से खुल ही नहीं रही थीं। उसने आंखें बंद कर कान को ही उस ओर लगा दिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किसी चिंता में घिरे रहने के कारण उसका ब्लड प्रेशर नीचे जा चुका है और उसे तेज बुखार भी हो गया है। हिदायतें सुनने के बाद किसी महिला ने डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहा और वो चले गए। उसे लगा घर के रख रखाव वाली श्यामा मौसी ही है, लेकिन वो इतनी अच्छी अंग्रेजी जानती है ये तो उसे नहीं पता था। तभी उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया जिसने श्यामा मौसी को कुछ खास चीज बनाने की बात कही। उसे लगा माँ आ गई हैं क्या? न जाने वो आंखें बंद कर कान से ही सारे अनुमान क्यों लगा रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि सिर पर गीले कपड़े की पट्टी महसूस हुई। झटके से आंख खोलने को हुआ ही कि आवाज आई, नहीं नहीं, आंखें बहुत थक गई हैं, डॉक्टर ने कहा है अभी सिर्फ आराम करना है। आप? अपरिचित आवाज को पहचानने की नाकाम कोशिश करता रवि पूछ बैठा। अरे भैया, ये अपनी सामने वाली संध्या दीदी हैं। खिड़की से आपकी खराब तबीयत देख ली थी और डॉक्टर को ले आई समय से। आप बेहोश हो गए थे, हमको भी इन्होंने ही बताया। अच्छा अच्छा श्यामा मौसी, आप जल्दी से खिचड़ी बना दो, दवाई भी देनी है, संध्या ने बात टालते हुए कहा। खिचड़ी के साथ दवाई? भैया को तो खिचड़ी ही दवाई लगती है, बोलें तो कुछ और बना दें। खिचड़ी ही बना दो मौसी, खुद को ही बदल कर देखूं, शायद मुझ में ही। आगे रवि के गले में जैसे शब्द अटक गए थे। श्यामा मौसी तो रवि के चेहरे को ही देखती रह गई, मगर मौके की नजाकत को भांपते हुए संध्या ने जैसे तैसे खिचड़ी बनाने कहकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, फिर भी मैं यही कहूंगी कि जीवन में कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो भुलाई ना जा सके। दुख इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, पर दुख को अपनी जिंदगी बना लेना और इस तरह से खुद को उसमें डुबो देना कि एक दिन में ही सेहत का ये हाल हो जाए, ये तो समझदारी बिल्कुल नहीं। और जिस बात का इतना दुख हो उसे भुलाने के लिए इंसान कोशिश तो करके देखे। संध्या की ये बात सुनकर रवि के अंदर भरी कड़वाहट अचानक से बाहर निकली। कोशिश न की होती तो आज जी नहीं रहा होता। आपका शायद कभी दुख से पाला नहीं पड़ा, वरना समझ पाती कि कुछ जख्म हमेशा हरे रहते हैं। उन्हें परतों के पीछे दबाया जा सकता है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। पर आप सही कहते हैं,
आपका दुख शायद बहुत बड़ा है, मुझे माफ कीजिएगा, पर फिलहाल आपके लिए दवा लेना और आराम करना ज्यादा जरूरी है। मैं देखती हूँ श्यामा मौसी की खिचड़ी बनी या नहीं। ये कहते हुए संध्या कमरे से बाहर निकल गई। रवि को अपनी कड़वाहट संध्या पर निकालने का अफसोस हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि संध्या अगर चाहती तो उसे कोई जवाब देकर अपने घर भी जा सकती थी, लेकिन उसने बात को बढ़ने ही ना दिया। संध्या कुछ देर बाद कमरे में आई और रवि को खाना और दवा देकर श्यामा मौसी को सब समझाकर अपना नंबर देकर अपने घर चली गई। रवि को माफी मांगने का समय ही नहीं मिला। अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से। न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी दिल में रहे और हमारा दिल तोड़ दिया, साथ चले मोड़ पे आके हमें छोड़ दिया। तुम हो कहीं और हम कहीं, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी 4-5 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। संध्या ने तीमारदारी में कोई कसर बाकी न रखी। अब रवि भी अच्छा हो गया था और संध्या के साथ से उसके अंदर भी सकारात्मकता के फूल पल्लवित होने लगे। रवि आज हफ्ते भर बाद खिड़की पर खड़ा संध्या की खिड़की की ओर देख रहा था। इस घर में आते ही इस खिड़की से उसका नाता बन गया था, पर कब ये सोचा था कि उसे देखते ही पर्दे के पीछे छुप जाने वाली संध्या उसकी आंखों में छुपे दुख को इतनी दूर से पहचान लेगी। उसके सामने आते ही घबराहट से लाल हो जाने वाली संध्या उसके घर आकर उसकी इस तरह सेवा करेगी। ये कैसा अनोखा रिश्ता बन गया है उनके बीच, खासतौर से इन 4-5 दिनों में। मानो ये घर संध्या का ही हो, मानो वो इस घर की ही हो, मानो रवि उसका ही हो। ये विचार आते ही रवि खुद चौंक गया। क्या वो वाकई इस घर को अपनाना चाहती है? क्या वो मेरे साथ खुश रहेगी? क्या वो और मैं, क्या हम?
मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम। बहुत बहुत बधाई हो। संध्या की आवाज सुनकर रवि ऐसे चौंक गया जैसे उसके मन का चोर सामने आ गया हो। खुद को संयत करते हुए बोला, किस बात की बधाई? इस बात की बधाई कि अब आपको हमारे लेक्चर नहीं सुनने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर आपको बिल्कुल फिट घोषित कर दिया है। अच्छा? रवि अनमना सा बोल उठा। अगर ठीक होने का ये परिणाम था तो उसे मरीज ही बने रहना मंजूर था। भाई, आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे मैंने कुछ उल्टा ही कह दिया। वाकई आप ठीक हो चुके हैं। हाँ, ये जरूर दुख की बात है कि कुछ दिनों तक बाहर के खाने का परहेज करना होगा, लेकिन इस दुख पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। भाई, आप शर्मिंदा कर रही हैं, माफ कीजिएगा। उस दिन मैं रॉ में कुछ ज्यादा ही कह गया और फिर माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। छोड़िए इन बातों को, अब तो आप कामकाज में लगिए। हमारी तो यहाँ से छुट्टी हो गई। कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। श्यामा मौसी के हाथ खबर भेज दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। जाती हुई संध्या को देख रवि उसे रोकना चाहता था और उस वक्त उसे बस इतना ही सूझा कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। अपने लिए बना ही रहा था, अगर आप रुकें तो 2 कप बना लेता। चाय? देखिए, पहले मैं पी लूंगा और 10 मिनट तक अगर मुझे कुछ ना हो तभी आप पीजिएगा। अब तो मना नहीं करेंगी? रवि को पहले की तरह चुहल करता देख संध्या को भी अच्छा लगा। उसने भी गंभीर होते हुए कहा, जी ठीक है, अब एक ना एक दिन तो सबको जाना है। संध्या की ये बात सुनकर रवि उसे हैरत से देखकर बोला, आप? तो संध्या हंसकर बोल पड़ी, सीरियस दिखती हूँ, पर जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, जरूरी तो नहीं। हंसते हुए रवि चाय बनाने बढ़ गया।
संध्या पास पड़ी मैगजीन देखने लगी। रवि चाय बना तो लेता था, लेकिन कभी कड़वी तो कभी मीठी। दरअसल खुद ही पीता था तो कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज संध्या को चाय देना था। उसे घबराहट होने लगी, हाथ कांपने लगे। उसने चाय कप में छान तो ली थी, लेकिन संध्या को देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। संध्या ने खुद ही उठाकर चाय ले ली और कहा, अच्छा, चाय इतनी अच्छी बनी है कि दे भी नहीं रहे। मत पीजिए, दरअसल मुझे चाय बनानी नहीं आती। आपको कुछ देर रोकना चाहता था और कोई कारण नहीं सूझा तो चलिए कोई बात नहीं, आज पीकर देखते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे कभी चाय पीना है या नहीं। उस शाम दोनों काफी देर तक यहाँ वहां की बातें करते रहे। न रवि ने अपने दिल का हाल कहा और न ही संध्या ने किसी ऐसी बात का जिक्र किया। बातों बातों में रवि को पता चला कि संध्या बैंक में काम करती है। फिर देश की वित्तीय व्यवस्था पर बातें होने लगी। भोली भाली मासूम सी लगने वाली संध्या जब इन मामलों पर बातें कर रही थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उसकी जानकारी देखकर रवि भी हैरान रह गया था। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बातें संध्या ने उसे आसानी से समझा दी, जो उसे आज तक कभी समझ ही ना आई थी। संध्या ने उसे निवेश की बातें भी समझाई। देखिए, अब ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये प्लान लेने के लिए कह रही हूँ। बस दिन भर यही समझाते रहते हैं तो आपको भी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैसे चाय अच्छी थी, मैं तो इससे भी बुरा बनाती हूँ। ये तो आप मन रखने के लिए कह रही हैं। वैसे आपके हाथ की चाय कभी पिए तो पता चले। रवि ने अपनी ओर से मुलाकात का एक और बहाना बनाया। संध्या ने उसे देखा और बस इतना ही कहा, मैं चलती हूँ, कभी कोई काम हो तो जरूर याद कीजिएगा। कोई काम तो न पड़ा और ना ही संध्या का घर आना ही हुआ। लेकिन दोनों के बीच अजनबियत का पर्दा उठ चुका था और बातचीत की खिड़की बन गई थी। अब अपने घर की खिड़की पर भी संध्या छुपती न थी। रवि दिख जाए तो इशारे से उसका हाल जरूर पूछ लिया करती। फिर दोनों अपने कामों में लग जाते। वैसे रवि का ध्यान तो संध्या की ओर ही होता, लेकिन संध्या हाल जानते ही जैसे अपनी ही दुनिया में पहुंच जाती। रवि और उसके बीच अब बातों की खिड़की तो खुल गई थी, लेकिन सामने होते हुए भी एक पर्दा बना हुआ था। रवि कई बार ये सोचता कि संध्या ने उस दिन उसकी मदद न की होती तो शायद आज वो यहाँ खड़ा भी ना होता। वो एक और कृतज्ञता से भरा था, वहीं कई बार उसे ये सवाल भी सताता कि आखिर संध्या ने उसकी मदद क्यों की। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। याद करोगे मैं जो ना हूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम। मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं। सारे सितम हंस के मैं सहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार। ऊंची
ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची ऊंची नीची लहरों में तुम देखो कैसे आओगे नहीं। मैं इन लहरों में जो बहूं तो रूठ न जाना, तुमसे कहूं तो तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो। एक शाम संध्या ऑफिस से आई तो उसे दरवाजे पर एक पर्ची मिली। वो पर्ची रवि की थी। लिखा था, संध्या जी, अगर आपके पास समय हो तो आज शाम गरीब खाने में पधारिएगा, कुछ निवेश करना है, आपकी राय चाहिए थी, रवि। एक बार को तो संध्या को लगा कि वो सीधे सीधे मना कर दे, लेकिन फिर उसे ये एहसास था कि रवि ने अब तक उसके साथ किसी तरह का अभद्र व्यवहार तो नहीं किया। लेकिन खिड़की से हालचाल पूछने और घर जाने में एक बड़ा अंतर है। यही सोचते हुए जब पर्ची को पलटा तो पीछे कुछ और भी लिखा हुआ दिखा। गौर से देखा तो लिखा था, श्यामा मौसी आज जरा देर से आने वाली हैं, आप भी 6 बजे तक आइएगा। ये पढ़ते ही संध्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब तक इंसानों की पहचान करने में वो चूकी नहीं है। रवि ने जानबूझकर श्यामा मौसी का जिक्र किया, क्योंकि वो भी जानता है कि संध्या श्यामा मौसी के होते ही उसके घर गई थी। पर्ची से नजर हटाकर कलाई घड़ी में झांका तो श्यामा मौसी के आने का समय हो ही चला था। वो अपने घर जाने की बजाय नीचे उतर गई। रवि ने सच ही लिखा था। श्यामा मौसी घर की सीढ़ियों से उतरते ही मिल गई। संध्या साथ ही रवि के घर पहुंच गई। रवि ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोला, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी थी कि खिड़की से नहीं हो सकती थी, वरना मैं। कोई बात नहीं भैया, 2 कप चाय बना दूं? श्यामा मौसी ने पड़ताल करती निगाह से पूछा। रवि कुछ कहता उससे पहले ही संध्या बोल उठी, अरे श्यामा मौसी, आपको भी चाय पीनी हो तो सीधे सीधे बोलिए, इतना घुमाने की क्या जरूरत है। ये सुनते ही श्यामा मौसी सकपकाकर अपनी पड़ताल भूल काम में लग गई। संध्या भी सोच में पड़ गई। ये श्यामा मौसी भी कुछ कम नहीं है। रवि को भी श्यामा मौसी का ये रवैया कुछ पसंद नहीं आया था। उसे पछतावा सा हुआ कि आखिर उसने संध्या को श्यामा मौसी के साथ बुलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जी, तो कहिए, क्या निवेश करना है आपको? संध्या की आवाज ने उसे चौंका दिया। जी, दरअसल एक लेखक की जिंदगी की असली जमा पूंजी तो उसके शब्द ही होते हैं। लंबे समय से मैं एक कहानी लिखना चाहता था, पर कभी लिख नहीं पाया, और देखिए कुछ ही समय में एक पूरा उपन्यास लिख गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल एक लेखक की जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वो किसी न किसी तरह खुद को लिखे जाने का जोखिम मोल लेता है। हर लेखक अपने आसपास के लोगों को अपनी किसी न किसी कृति में शामिल जरूर करता है। उपन्यास तो लिख लिया, लेकिन इस कहानी में भी एक उलझन है। श्यामा मौसी को चाय के साथ देखकर रवि एक बार को चुप हो गया, लेकिन संध्या से रहा नहीं गया। आपने कहा कि उपन्यास लिख लिया है, तो फिर इसमें उलझन क्या है? उलझन 2 है। पहली ये कि मेरे उस उपन्यास का एक किरदार आपसे मिलता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। और दूसरी उलझन ये है कि कहानी का अंत अब तक मुझे नहीं मिल पाया है। मेरे पास 2 अंत हैं, लेकिन उनमें से एक को चुनना मुश्किल है। मैं ये समझी नहीं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इस कहानी को पढ़ें और मुझे बताएं कि कौन सा अंत उचित है। साथ ही आप उस किरदार को भी जांच लें जो आपसे मिलता जुलता है। रवि ने किसी तरह एक सांस में सारी बात कह दी। देखिए, मुझे तो यह उचित नहीं लगता कि किसी लेखक की कहानी का अंत पाठक तय करे। फिर भी चूंकि आपने मुझे एक किरदार के रूप में ढाला है, तो एक किरदार के तौर पर मैं इस कहानी को जरूर पढ़ूंगी और अपनी राय भी दूंगी। भैया, जा रहे हैं हम। श्यामा मौसी ने बाहर से ऐसे आवाज लगाई। रवि ने एक नजर संध्या को देखा और जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। श्यामा मौसी, ये चाय के कप भी धो दो, फिर साथ ही चलेंगे, वरना तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी और दिन दिन भर लोगों को चैन न लेने दोगी। संध्या ने इस अंदाज में ये बात कही कि रवि ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बिटिया, बोलती बहुत हो। श्यामा मौसी मुंह बनाकर कप उठाने लगी। क्या करें मौसी, जुबान बंद करवाने के लिए मुंह खोलना ही पड़ता है। रवि कौतूहल से संध्या को देखने लगा। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि शर्मीली सी चुप चुप रहने वाली संध्या इस तरह से भी जवाब दे सकती है। उसे देखकर संध्या मुस्कुराकर बोली, मेरा ये वाला रूप किसी और कहानी में इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसमें तो नहीं लिख पाएंगे।
रवि को संध्या की इस बात पर हंसी आ गई। उसने एक फाइल में रखे पेपर्स संध्या की ओर बढ़ा दिए। ये कहानी मैंने एक प्रिंट निकाल लिया था, आप पढ़कर जी निश्चिंत रहें, आपकी जमा पूंजी मेरे पास सुरक्षित है, मैं पढ़कर जरूर लौटा दूंगी। अब चलती हूँ। संध्या तो चली गई, लेकिन रवि देर तक उसके बारे में सोचता रहा। कभी उसे देखकर घबरा जाने वाली संध्या ने जिस तरह से श्यामा मौसी का सामना किया, ये तो एक बिल्कुल ही अलग रूप था। हम किसी को जानने का दावा कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह तो हम खुद को भी नहीं जान पाते। अब तो खैर एक लंबा इंतजार है। ऑफिस और घर के बीच न जाने संध्या उसके उपन्यास को कब पढ़ पाएगी। उसका जीवन तो इंतजार से भरा हुआ है। फिर भी ये इंतजार अलग है। इसमें एक हल्की सी घबराहट भी है, एक मीठा सा सुकून भी, और जवाब को स्वीकारने की हिम्मत भी। और इंतजार अब मुश्किल है, और इंतजार अब मुश्किल है, और दिल का एतबार अब मुश्किल है, और इंतजार अब मुश्किल है, और इंतजार अब मुश्किल है, और दिल का एतबार अब मुश्किल है, और इंतजार अब मुश्किल है, और इंतजार अब मुश्किल है। रंग रूप का खिल गया चमन, रंग रूप का खिल गया चमन, मीर की गजल को मिल गया बदन, अब किसे करार अब मुश्किल है, और इंतजार और इंतजार अब मुश्किल है। शर्त है एक प्यार की, जब्त शर्त है एक प्यार की, प्यार के लिए है रुत बहार की, हो गई बहार अब मुश्किल है, और इंतजार और इंतजार अब मुश्किल है। रवि की सोच से कम समय में संध्या ने उसका इंतजार खत्म कर दिया। 2 दिन ही हुए थे कि रवि के घर की बेल बजी। एक बच्ची उसकी वही जमा पूंजी उसके हाथ में थमाकर भागते हुए बोली, संध्या दीदी ने भेजी है। कुछ पल को रवि दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या पूछे। अंदर आया तो कई सवाल भी साथ आ चुके थे। आखिर संध्या खुद क्यों नहीं आई? ओह, शायद उस दिन श्यामा मौसी। पर मुझे मेरा जवाब। अचानक रवि अपनी पांडुलिपि के पन्ने पलटने लगा। मामला जस का तस। न जाने पढ़ा भी है या नहीं। बड़बड़ाते हुए रवि ने फाइल मेज पर पटक दी और उसके बीच से एक कागज झांकने लगा। एक पत्र था। झटके से उसे उठा रवि बिना रुके पढ़ने लगा। मिस्टर रवि, कहना ही होगा कि आप एक बेहतरीन लेखक हैं। आपका कहानी लिखने का अंदाज मुझे अच्छा लगा, और यकीन मानिए जब ये उपन्यास छप कर आएगा तो मैं इसे एक बार और पढ़ना पसंद करूंगी, क्योंकि ये भी देखना होगा कि आखिर अंत में क्या होता है। मैं एक लेखिका तो नहीं कि आपको ये बता सकूं कि अंत क्या हो,
लेकिन एक पाठक होने के नाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके लिखे दोनों ही अंत मुझे पसंद नहीं आए। क्या यह जरूरी है कि किसी भी कहानी का अंत सुख या दुख से ही हो? क्या यह जरूरी है कि पहले किसी रिश्ते में चोट खाने के बाद इंसान को सदा दुख ही मिले, या किसी भी लड़का लड़की के मिलते ही उनकी मंजिल प्यार में बदल जाए? बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है कि किसी लड़के को लड़की से मिलते ही प्यार हो जाने की काल्पनिक भावना को किसी लेखक ने ही जगाया होगा, और इस भावना को विराम देना भी एक लेखक का ही काम है। क्या लेखक उस लड़के को ये नहीं समझा सकता कि कोई लड़की उसकी मदद को सिर्फ इंसानियत और अपनेपन की भावना से भी आ सकती है? क्या लेखक अपनी कहानी को एक नया मोड़ देकर उसे रिश्तों के दरवाजों में न बांधकर भावनाओं की खुली खिड़की नहीं दे सकता? मुझे लगता है कि मेरे इन सवालों का जवाब शायद आपको कहानी के अंत तक पहुंचने में मदद करे। संध्या। और हां, आपका लिखा वो किरदार जो आपको लगता है कि मेरी तरह है, उस काल्पनिक किरदार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संध्या का यह खत पढ़कर रवि कुछ देर चुपचाप खड़ा रह गया। वाकई उसने गलती तो की थी। संध्या मदद को आई और वो प्यार समझ बैठा, जबकि संध्या ने अपनी ओर से ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं। सच ही तो कहती है संध्या कि उसका लिखा किरदार वास्तव में संध्या है ही नहीं, वो तो मेरी कल्पना है। ये सब सोचते हुए रवि कब खिड़की तक पहुंच गया उसे पता भी ना चला। वहां पहुंचा तो संध्या अपनी खिड़की में पौधों को पानी देती हुई दिखी। रवि की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे नजरें मिलाए, लेकिन संध्या ने हर दिन की तरह इशारे से उसका हाल पूछा और फाइल वापस मिल जाने की बात भी पूछी। रवि ने इशारे से बताया कि उसे जवाब मिल चुका है। संध्या मुस्कुराई और फिर उसी तरह अपने काम में लग गई जिस तरह से पहले लग जाया करती थी। रवि ने गहरी सांस छोड़ी। उसे यह जानकर सुकून हुआ कि उनके बीच रिश्तों के दरवाजे भले ही बंद हों, लेकिन भावनाओं की एक खुली खिड़की अब भी सांस ले रही है। अभी आप सुन रहे थे नेहा शर्मा के स्वर में उन्हीं की लिखी गीतों भरी कहानी खिड़की। संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुत करता थे रमेश गोखले।